हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये हमारा दूसरा लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, फॉर ऑल इंडिया बैंकिंग एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बैंकिंग एग्जामिनेशन के पर्पज से हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है 1000 क्वेश्चन की, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे on banking awareness, on journal economics, on computer aptitude and reasoning, right? तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस किया था एंड ई सॉप स्कीम। ठीक है, ई सॉप स्कीम है वो, इनमें से किस बैंक ने अनाउंस किया था टू रिटेन इट्स टैलेंटेड एंड इंसेंटिवाइजिंग स्टाफ। जो स्टाफ है, जो टैलेंटेड स्टाफ है बैंक का, उनको रिटेन करने के लिए और उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए ई सॉप स्कीम किस बैंक ने अनाउंस की थी, जिसमें बैंक ने 10 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए थे। ठीक है, तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक था। इट वाज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, या आईसीआईसी बैंक, या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या एचडीएफसी, या यस बैंक। इन पांचों में से कौन सा बैंक था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा ई सॉप के बारे में जान लेते हैं। ई सॉप एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ देखिए यूज हुआ है ना ई सॉप। इनमें से किस बैंक ने ई सॉप अनाउंस किया था। तो ई सॉप का फुल फॉर्म है, वैसे मेरे जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उनमें भी मैंने कई बार ई सॉप डिस्कस किया है। तो ई सॉप का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ई सॉप क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ई सॉप जो है एक टाइप का एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान होता है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, इन्हें कंपनी के शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कंपनी के शेयर दिए जाते हैं। अब इसका फायदा ये होता है, अगर किसी कंपनी एक्स के शेयर उसके एम्प्लॉयज के पास भी होंगे, ठीक है, आउटसाइड तो लोगों के पास है ही, ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनके पास भी कंपनी एक्स में वो काम करते हैं और कंपनी एक्स का शेयर अगर इनके पास भी होगा, तो हम जानते हैं शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ओनर होते हैं ना, कंपनी में इनकी हिस्सेदारी होती है। तो अगर एम्प्लॉय की हिस्सेदारी होगी इस कंपनी में, तो एम्प्लॉय क्या होगा, और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये एम्प्लॉय भी और ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, तो एक टाइप का डबल बेनिफिट इस एम्प्लॉय को मिलता है। देखिए, एक तो इसको सैलरी वगैरह मिल रही होगी, पर्क्स वगैरह मिल रहे होंगे, एक बेनिफिट ये हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर ये एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो होगी ना, तो शेयर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो भी तो इस एम्प्लॉय को बेनिफिट है। प्लस ये जो कंपनी है, जो शेयर्स हैं, जब वो डिविडेंड देंगे तो भी तो एम्प्लॉय की इनकम हो रही है। तो एक टाइप का डबल बेनिफिट है। ठीक है, तो दो बैंक्स थे 2018 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। तो 2018 में दो बैंक्स थे जिन्होंने ई सॉप अनाउंस किया था। कौन कौन से, एक था कैनरा बैंक, ठीक है, एक था कैनरा बैंक, और दूसरा था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इन दो बैंकों ने 2018 में ई सॉप जो है अनाउंस किया था। बट इसमें जो कैनरा बैंक है, ठीक है, उसने जो ई सॉप अनाउंस किया था, इट वाज टू इशू द 6 करोड़ इक्विटी शेयर। जो कैनरा बैंक ने अनाउंस किया था वो 6 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए था, जबकि जो पीएनबी ने अनाउंस किया था इट इज फॉर 10 करोड़ इक्विटी शेयर। और इस क्वेश्चन में 10 करोड़ ही पूछा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या है, पीएनबी। पीएनबी और कैनरा दोनों बैंक ने अनाउंस किया था 2018 में। ठीक है, ई सॉप, लेकिन इसमें कैनरा का था 6 करोड़ इक्विटी शेयर का और पीएनबी का था 10 करोड़। तो आंसर क्वेश्चन में 10 करोड़ पूछा गया है, यानी पीएनबी इज द आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सिडबी है, इट हैज लॉन्च विच पोर्टल। सिडबी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो कौन सा पोर्टल है आपको बताना है। नाम आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कर्मचारी मुस्कान पोर्टल, उद्यमी मित्र पोर्टल, भारत उद्योग पोर्टल, उन्नत उद्यमी पोर्टल, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो सिडबी है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ, ये जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज लॉन्च्ड उद्यमी मित्र पोर्टल। इसने जो लॉन्च किया था 2018 में, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, उद्यमी मित्र पोर्टल।
ठीक है। और इस पोर्टल का पर्पस क्या था? अच्छा, इन्होंने 2018 नहीं, सॉरी, दिसंबर 2017 में ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। दिसंबर 2017 में ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव द एसेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ताकि जो क्रेडिट है, जो लोन्स है, उनकी एसेसिबिलिटी बढ़ जाए इजिली। जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं, उनको जो भी सर्विसेज हैं, जो भी क्रेडिट है, वो इजिली एसेसिबल हो। ये इसका पर्पस था उद्यमी मित्र पोर्टल का। एंड इट वाज लॉन्च इन दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके साथ एक और मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। ये जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो सिडबी है, इट हैज लॉन्च, इसने एक और पोर्टल लॉन्च किया है। दैट पोर्टल इज अ वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल, यानी एक ही जगह पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस पोर्टल का नाम है MSME सक्षम, ठीक है। MSME सक्षम, स्पेलिंग सही है, सक्षम, रुकिए, SH यहाँ पे S होगा, ठीक है। सक्षम पोर्टल, ठीक है। तो सिडबी ने अभी अगस्त 2020 में, सिडबी ने अगस्त 2020 में एक और पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। एंड दिस पोर्टल इज अ वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल। ये जो है एक वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल है और इसका नाम क्या है? MSME सक्षम, ठीक है। और ये सिडबी ने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद सीबिल, सीबिल, ठीक है। सीबिल के एसोसिएशन के साथ इसने पोर्टल लॉन्च किया है। एंड दिस पोर्टल इज फॉर, अगेन इट इज फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पोर्टल स्टैब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये जो पोर्टल है ना, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रोवाइड द कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन, बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इस पोर्टल का मेन काम है, ठीक है। ताकि जो MSME है वो क्या करे, वो अपने जो भी क्रेडिट ऑब्लिगेशंस हैं उनको मैनेज कर पाए। ये इस पोर्टल का पर्पस है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सिडबी ने अभी अगस्त 2020 में ही एक और पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? MSME सक्षम, ठीक है। और ये किसके साथ मिलके किया है? सीबिल के साथ। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो MSMEs हैं, ठीक है, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिले, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज मिले, ठीक है। वो सब एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया है MSME सक्षम के थ्रू, सक्षम के थ्रू, ठीक है। और एक और पर्पस है कि जो भी क्रेडिट ऑब्लिगेशन है, MSME की जो भी क्रेडिट ऑब्लिगेशन है, ये उसको मैनेज कर पाए। इस पर्पस से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसके साथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द चीफ, ये क्वेश्चन अच्छा है, द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया का जो कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके चीफ रेगुलेटर कौन है, ठीक है। हु इज द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया? तो कमोडिटी एक्सचेंज सबसे पहले समझ लेते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं, वैसे कमोडिटी एक्सचेंज भी है। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की ट्रेडिंग होती थी ना, ठीक है, शेयर की ट्रेडिंग होती है। वैसे कमोडिटी एक्सचेंज में क्या होता है? कमोडिटी एक्सचेंज वो एक्सचेंज है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बाइंग सेलिंग किसकी होती है? ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है, वो एक्सचेंज है जहां पे बाइंग सेलिंग होती है, जहां पे ट्रेडिंग होती है ऑफ वेरियस कमोडिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुए, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब हुआ, तो उनकी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी एक्सचेंज में। इंडिया में बहुत सारे कमोडिटी एक्सचेंज हैं, जैसे जिसमें जिसमें दो बड़े कमोडिटी एक्सचेंज बताती हूँ। MCX, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एंड NCDEX, ये दूसरा बड़ा एक्सचेंज है, NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इंडिया के दो बड़े कमोडिटी एक्सचेंज है। बाकी इसके अलावा और भी एक्सचेंज हैं, जैसे ICEX एक कमोडिटी एक्सचेंज है, NMCE एक कमोडिटी एक्सचेंज है, ठीक है। तो और भी हैं, बट बड़े दो कमोडिटी एक्सचेंज ये है, MCX एंड NCDEX। तो ये दो बड़े कमोडिटी एक्सचेंज है। एंड जो चीफ रेगुलेटर है कमोडिटी एक्सचेंज का, वो पता है कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इज अ चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज का जो चीफ रेगुलेटर है, जो इसके सारे ऑपरेशन को रेगुलेट करता है, इनके लिए गाइडलाइन बनाता है, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड इट इज अ डिवीजन ऑफ सेबी। और ये जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, ये सेबी का ही एक डिवीजन है, ठीक है। सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी का ही एक डिवीजन है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ठीक है, और जरा एक मिनट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, आरबीआई दिया गया है। तो आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका काम है बैंकिंग सेक्टर को देखना। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका भी काम नहीं है। और अगला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यहाँ पे क्या काम है, कॉमोडिटी एक्सचेंज में। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। और ये जो सेबी है, सेबी नहीं मैनेज करता है, नहीं रेगुलेट करता है कॉमोडिटी एक्सचेंज को। सेबी का एक डिवीजन है जिसका नाम है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, वो रेगुलेट करता है कमोडिटी एक्सचेंज को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम। इंडिया का जो जीडीपी है, ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पे इवन मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो लार्जेस्ट शेयर है, ठीक है, जो बिगेस्ट शेयर है, जो लार्जेस्ट शेयर है, वो किस सेक्टर का है। क्या वो एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, डिफेंस या पब्लिक सेक्टर का है, या सर्विस सेक्टर का है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि जो सर्विस सेक्टर है, ये जो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर हैज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सेक्टर, ये इंडिया का बिगेस्ट और लार्जेस्ट सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन पता है किसका है, सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पूरे जीडीपी की बात करूं तो पूरे जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 50 to 53%, ठीक है, या 54% के आसपास जो है इस सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा शेयर है सर्विस सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में। कितना है, 50। ये अप्रोक्सीमेट मैं इसलिए लिख रही हूँ, रेंज इसलिए क्योंकि इट वेरीज, ये वेरी भी तो करता है। ठीक है, बट लार्जेस्ट शेयर सर्विस सेक्टर का ही है। और इसका जो परसेंटेज है, वैसे अगर पिछले साल की बात करूँ तो ये द परसेंटेज वाज अराउंड 53% के आसपास था, बट इट वेरीज फ्रॉम 50 to 53 54% पे वेरी करता है। तो इतना परसेंट शेयर है। ठीक है, तो यानी आंसर क्या है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का लार्जेस्ट शेयर है इंडिया की जीडीपी में। और जो पता है दूसरा सेक्टर, इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो दूसरा सेक्टर है जिसका लार्जेस्ट शेयर है इंडिया की जीडीपी में, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा जो सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा शेयर है इंडिया की जीडीपी में, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड सेक्टर, और इसका जो शेयर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 31% के आसपास इसका शेयर है। ठीक है, तो ये है लार्जेस्ट दो सबसे बड़े सेक्टर जिनका इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा स्टेक है, जब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहले नंबर पे सर्विस सेक्टर, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, तो आपको आंसर समझ में आ गया, यहाँ पे आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एफ एस एल आर सी। इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं चार, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है जो एफ एस एल आर सी के बारे में करेक्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये जो टर्म है एफ एस एल आर सी, ये टर्म समझते हैं ये है क्या। तो ये जो एफ एस एल आर सी है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एफ एस एल आर सी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज अ कमीशन, दिस इज अ बॉडी विच इज सेटअप बाय, ये सेटअप किया गया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप किया है। ठीक है, कब सेटअप किया है, इसे सेटअप किया गया है इन 24 मार्च 2011। ठीक है, ये जो एफ एस एल आर सी है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, और ये सेटअप हुआ था ऑन 24 मार्च 2011 में इसको सेटअप किया था। किसने सेटअप किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको सेटअप किया था। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस इसके नाम में छपा हुआ है। इसका पर्पस क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म या रिफॉर्म ना, तो यानी इसका पर्पस क्या था, टू रिव्यू एंड रीराइट द लीगल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, उसका जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करना, उसको देखना और उसमें जहां पे भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसको रीराइट करना। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन का ये पर्पस था। देखिए नाम क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, यानी फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें जहां पे भी लीगल रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म यानी लीगल रिफॉर्म करने की जरूरत है वो इसको रिव्यू करें, देखें एंड रीराइट करें। तो दिस इज द पर्पस ऑफ FSLRC। कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 मार्च 2011 में। ठीक है, किसने स्टैब्लिश किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक, तो हमें काफी कुछ पता चल गया। अब जरा ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं, हम आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है टू रिव्यू। ये जो FSLRC है इसका पर्पस क्या है? टू रिव्यू, सिंप्लीफाई एंड रीराइट द लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। तो हाँ, ये दिस इज द पर्पस, ये इसका पर्पस है कि रिव्यू करे, देखे और उसे सिंप्लीफाई करे और जहां मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसे फिर से रीराइट करे। लेजिस्लेशन जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया को इफेक्ट करे। तो हाँ, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? टू इवॉल्व अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है उनके लिए कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस को इवॉल्व करे, ठीक है, इस्टेब्लिश करे। तो ये भी इसका पर्पस था। तीसरा क्या है? टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट का जो रेगुलेटरी रूल रेगुलेशन से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है उसको स्ट्रीमलाइन करना। तो ये भी इसका पर्पस था। तो यानी ये तीनों तो इसके पर्पस हैं। अगला क्या है? इट वाज फॉर्म्ड इन 2013। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, इट इज फॉर्म्ड इन 2011। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कब फॉर्म हुआ था? 2011 में। तो ये गलत हो गया। तो आपको पूछा गया है कौन सा नहीं करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ये जो है गलत दिया गया है, ये 2013 नहीं 2011 है। ठीक है, एंड नन ऑफ दिस तो हुई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट। आज अगेन हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट होपफुली ऐड हो चुके होंगे। तो जरूरी है कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और लेक्चर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।